हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ अंकित हरिद्वाज। आज की क्लास में हम जेल प्रहरी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग है उसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में कंफर्म हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, जिसका आपको अभी तक डर लगता था। इंग्लिश चूँकि जेल प्रहरी में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की है। चूँकि 20 मार्क्स लाना इतना कठिन काम नहीं है इंग्लिश में। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजी वे में इंग्लिश के 20 to 20 क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। इसके बाद हमारे कुछ वीडियोस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट डीपली डिस्कस किया गया है, चाहे वो नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव और भी बहुत सारी जितने भी टॉपिक है इंग्लिश के। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, किस टाइप से करना है। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअली में जो पहले जो उसका सिलेबस डिजाइन हुआ करता था जेल प्रहरी का, तो वो 40 मार्क्स का होता था ईच वन सब्जेक्ट। 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता था जिसमें 40 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी सिलेबस चेंज हो चुका है। 100 मार्क्स का टोटल ओवरऑल पेपर होगा और उसमें 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपन 20 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ओविंग टू हीज इल हेल्थ। मतलब वो क्या हुआ, बिजनेस से रिटायर हुआ और उसके बाद ओविंग टू हीज हेल्थ, ओविंग टू हीज इल हेल्थ। मतलब इल मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का बीमार। इल का मीनिंग क्या होता है, बीमार। किससे बीमार, हेल्थ से बीमार हो गया, इसलिए उसने अपने बिजनेस से क्या ले लिया, रिटायर लिया। इसी कारण से उसने अपने बिजनेस से रिटायर ले लिया। अब यहाँ पर ओविंग टू आप जहाँ यहाँ देख रहे हैं ये क्या लिखा है, ओविंग टू। तो मैं और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं क्या क्या, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विथ अ सिंगल वर्ड। अब ये जो ओविंग टू है इसको रिप्लेस करना इन 4 ऑप्शन से। अब आप किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ओविंग टू का मीनिंग क्या होता है। ओविंग टू का अगर मीनिंग देखें तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि कारण। कारण मीन्स क्या होता है कि किसी कारणवश किसी काम का, जैसे अब वो रिटायर उसने क्यों ले लिया, क्योंकि वो ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, उसने बिजनेस से इसलिए रिटायर ले लिया क्योंकि उसकी क्या थी, हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, है ना। आप भी कोई काम करना तब बंद कर देंगे जब आपकी हेल्थ उतनी अच्छी प्रॉपर वे में नहीं पड़ पाई। तो वो एक रीज़न बन रहा है। अब कोई चीज़ जब रीज़न बनती है, अब यहाँ पे दिया ओविंग टू, तो हमको ऐसे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका मीनिंग क्या होता है, के कारण, एक रीज़न बता रहा हूँ। तो सिंस जो है, सिंस क्या बताता है, सिंस बताता है परफेक्ट होने की चीज़, किसी काम के परफेक्ट होने की थिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंस, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इस ओविंग टू के रिप्लेस पर हम सिंस को नहीं बदल सकते क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बता रहे हैं। परफेक्ट वहाँ पे होता है जो काम स्टार्ट हुआ है था और वो परफेक्ट हो चुका है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं सिंस का। टाइमिंग के सेंस में करते हैं जनरली। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, इससे रिलेटेड। तो के कारण का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ नहीं बनता है। एज बिकॉज भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसके प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हैं हम, मैं एक चीज़ और बता दूं। एज बिकॉज का मतलब होता है होने का कारण, मतलब किसी चीज़ के होने का कारण। लेकिन अब यहाँ पे केवल और केवल बात किसकी आ रही है, ओविंग टू। और ओविंग टू का मतलब होता है के कारण। और ये के कारण का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ। क्या होता है, बिकॉज ऑफ। तो ओविंग टू और बिकॉज ऑफ का सेम मीनिंग हो सकता है। तो ओविंग टू की जगह हम एक प्रॉपर वर्ड क्या रिप्लेस कर देंगे, ओविंग टू की जगह बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टाइमिंग के सेंस में। बिकॉज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कोई एक रीज़न पर्टिकुलर हो वहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि के लिए हम, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है जनरली, क्योंकि। एज बिकॉज का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ के होने का कारण बताया हो, किसी चीज़ के होने का कारण जहाँ पे बताया हो, तो वहाँ पर हम एज बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज का यूज़ कहाँ कर, बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं हम के कारण के लिए। और एज बिकॉज का अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो एज बिकॉज का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ। एज बिकॉज अगर आपको कभी आता है तो एज बिकॉज को हम इन जनरल कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सी कुड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सी कुड नॉट कम, सी कुड नॉट कम
एज बिकॉज, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर दिया, एज बिकॉज, है ना। अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दी, एज बिकॉज। सी वॉज बिजी, सी वॉज बिजी। ध्यान से सुनना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसी में समझ में जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी। ऑल द डे, ऑल द डे। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सी कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकी, एज बिकॉज सी वॉज बिजी ऑल द डे, मतलब बिजी होने के कारण वो नहीं आ सकी। तो एज बिकॉज का मतलब क्या है, बता रहा है, होने के कारण। सी वॉज बिजी ऑल द टाइम, वो पूरे टाइम बिजी थी इसलिए वो नहीं आ सकी, तो ये उसके होने का कारण था, बिजी होने के कारण वो नहीं आ पाई। तो एज बिकॉज का यूज़ हम यहाँ होने के कारण के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज बिकॉज ना होकर वहाँ पे क्या यूज़ होगा, बिकॉज ऑफ यूज़ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन से आपने यहाँ पे क्लियरिटी ले ली होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो आया हुआ है, जो पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जेल प्रारी में, ब्लैंक्स आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट। क्या दिया हुआ है, ब्लैंक्स आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल चीज़ें बता दूं कि आपको सारे जितने भी प्रिपोजिशन है, जितने भी कंजंक्शन है, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टूड अबाउट द all type of conjunction and preposition meaning, then you can easily solve all type of question। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं पर सारे क्वेश्चन पेपर से ही क्लियर करा दूंगा, इसकी आप चिंता करने की ज़रूरत ना करें। तो ब्लैंक्स आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, तो पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव, और ऑनेस्ट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की चीज़ क्या होती है, एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन को क्वालिफाई करवाए, वो एडजेक्टिव। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, है ना। कौन गरीब है, आई गरीब है, तो ये क्या है, उस आई की क्या बता रही है, विशेषता बताई जा रही है। आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर, आई एम रिच, तो ये जितनी भी आपको देख रहे हैं पुअर और ये ऑनेस्ट, ये क्या है, एक प्रकार के एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या बताती है, विशेषता। तो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट ये एक प्रकार का पूरा सेंटेंस है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, देखो बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। वाइल, दो, वेयर, वेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टाइमिंग के सेंस में। प्लेस के सेंस में कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है, प्लेस मीनिंग क्या होता है, प्लेस का मतलब यहाँ पे होता है, प्लेस का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार का स्थान जहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब मैं बात करूँ किसकी, दो की, तो दो का मीनिंग क्या होगा, दो का मीनिंग होता है क्या, यद्यपि, मतलब यदि भी। मैंने आपको बता दिया कि ये जो दो है, ये दो का मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। आपने हिंदी में भी सुना होगा यद्यपि, तो यद्यपि का मतलब होता है यदि भी। यदि भी आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यदि मैं गरीब होता, यदि मैं गरीब हूँ तो मैं ऑनेस्ट भी हूँ। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या फिट बैठता है, दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट। तो इस प्लेस पर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दो। वाइल का यूज़ कहाँ होता है, इन जनरल। वाइल मतलब कोई चीज़ चल रही है और उस दौरान और एक कोई चीज़ हो गई। जैसे मैं वाइल का यूज़ आपको बता दूं कि आई टेक ब्रेकफास्ट वाइल वॉचिंग टीवी। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता दूं कि वाइल का यूज़ हम कब करते हैं और किस सेंस में करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस के हिसाब से, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट while watching TV, while watching TV, while watching TV। अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है, वाइल का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, के दौरान की बात हो रही है, जहाँ पर के दौरान की बात होती है उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं। और दो का यूज़ कहाँ करते हैं, जब यद्यपि, यदि भी की बात हो रही है, यदि मैं पुअर हूँ तो ऑनेस्ट भी हूँ, इस सेंस का वहाँ पर यूज़ हो जाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कह दिया है, यहाँ पर आप फर्स्टली क्या दे सकते हैं, नॉट ओनली डिड रामन लाई ही ब्लैंक्स चीटेड हिज क्लाइंट्स। मैं आपको ना एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ भी आपको ये दिखता है, ये क्या दिख रहा है, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ जनरली क्या यूज़ होता है, बट आल्सो। क्या याद रखना है आपको, नॉट ओनली के साथ क्या यूज़ हो रहा है, बट आल्सो यूज़ होता है और होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट ओनली सेंटेंस में एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह हुआ ही। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस इसमें रिपीट होता, नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है
उसमें क्या यूज़ होना चाहिए, आल्सो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको आल्सो कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ हमें ऑप्शन में आल्सो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या टिक कर लेंगे, बिना कुछ सोचे समझे हमको क्या यूज़ कर लेना है, नॉट ओनली देखकर क्या डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पर क्या आएगा, आल्सो। तो कितना ईजी है ना किसी चीज़ को समझ पाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी फाइंड हार्डली अ मैन हु सिट्स डाउन एंड राइट्स एन लेटर, ब्लैंक्स लेटर। वी फाइंड हार्डली, अब मैंने क्या किया, एक हार्डली एक आदमी को क्या कर दिया, आदमी हु सिट्स डाउन एंड राइट। वी फाइंड मैंने एक आदमी को, हम एक आदमी को क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। हार्डली अ मैन जो कि क्या है, सिट डाउन जो कि बैठा है, एंड राइट बैठ के क्या कर रहा है, लिख रहा है। किसको, एक लेटर को। अब लेटर को कैसा लिख रहा है, क्या वो बोल्ड में लिख रहा है, कि अट्रैक्टिव लिख रहा है, कि वंडरफुल लिख रहा है, कि गुड लिख रहा है? तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप हार्डली एक आदमी को ढूंढ रहे हो, किसी मतलब आपको बड़ी एक्साइटमेंट है किसी आदमी को देखने के लिए जो कि क्या लिखता है, लेटर लिख रहा है ना, लेटर लिखने वाले एक आदमी की जरूरत, आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं और आप उसको ढूंढना चाहते हैं, और वो आपको बैठा हुआ लेटर लिखते हुए दिख गया। तो आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि उसके क्या लेटर बोल्ड है इसलिए? क्या भाई लेटर बोल्ड है इसलिए आप देखना चाहते हो क्या? नहीं। अट्रैक्टिव है इसलिए आप देखना चाहते हो, गुड है इसलिए देखना चाहते हो, कि वंडरफुल है इसलिए देखना चाहते हो? तो इस केस में आप सबसे बेस्ट ऑप्शन को टिक करना चाहेंगे, तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहां पर वंडरफुल। वंडरफुल राइटिंग्स होती हैं, वंडरफुल लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या क्या यूज करना है, वंडरफुल लेटर, राइट्स अ वंडरफुल लेटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, सामान्य अंग्रेजी का। ब्लैंक्स लेटर आर एड्रेस टू न्यूज़पेपर लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल। मतलब जो भी लेटर होते हैं जो एड्रेस्ड होते हैं न्यूज़पेपर पर जो आते हैं, किसके, कुछ भी लीडर्स मतलब नेताओं के जो भी लेख लिखे आते हैं ना, कुछ आप देख सकते हैं कुछ संपादकीय में कुछ लेख होते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो हाई ऑफिशियल होते हैं। तो इन हाई ऑफिशियल जो भी न्यूज़ होती हैं जो कि फ्रंट पेज पर आती है, और एक कॉलम होता है उनका, वो किसी लीडर से रिलेटेड वो जो आता है, तो वो क्या होता है, वो अब ऑफिशियल की बात हो रही, क्या हाई ऑफिशियल जो होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या उसको पर्सनल हम बोल सकते हैं? क्या उसको हम बिजनेस वाला, तो बिजनेस वाला तो बोल ही नहीं सकते। क्या हम उसको एडिटोरियल बोल सकते हैं? क्या हम उसको ऑफिशियल बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई ऑफिशियल की बात हुई है, और जहाँ पे हाई ऑफिशियल लीडर से रिलेटेड कोई बात होगी, तो वो जो लेटर कहीं से रिलीज होगा और जो न्यूज़पेपर में आएगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफिशियल। भाई कोई भी जानकारी अगर कहीं पर योजना के तहत या पॉलिसी के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में आती है, तो उस एक पर्टिकुलर जो हाई कमान वाला जो डिपार्टमेंट है जहाँ से वो लेटर रिलीज होता है, तो वो लेटर ऑफिशियली रिलीज होता है। कैसा रिलीज होता है? ऑफिशियली। तो और जहाँ पर इनको जगह मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला? इट इज़ द मैन एंड वुमेन बिहाइंड द मशीन्स एंड द पीपल मैनेज द टेक्नोलॉजी हु आर क्रिटिकल। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिटिकल। देखो, एक ऐसे आदमी और महिलाओं की बात हो रही है जो मशीन के पीछे रहते हैं और पूरी टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है। हु आर क्रिटिकल, जो कि क्या है, बहुत क्या है, एक प्रकार का क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस इम्प्रूवमेंट, है ना, इस चीज़ को लेना, ये मतलब अबाउट दिस इम्प्रूवमेंट, इस इम्प्रूवमेंट के बारे में बात हो रही। तो द वर्ड क्रिटिकल, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही? तो द वर्ड क्रिटिकल इन दिस पैसेज मीन्स, अब यहाँ पे जो क्रिटिकल शब्द वर्ड दिया है उसका इस पैसेज में क्या मीनिंग है, तो वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे दिया है एनालिटिकल। अब एनालिटिकल का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि एनालिटिकल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो एनालिटिकल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को क्या करना बेटे? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन समथिंग क्या होता है? एक्सप्लेन समथिंग का मीनिंग क्या होता है? एनालिटिकल। क्रूशियल की अगर मैं बात करूं तो आते हैं क्रूशियल। जुडिशियल की मैं बात करूं तो जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड विथ अ कोर्ट ऑफ लॉ। रिलेटेड विथ अ कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जो कोर्ट के जितने भी रूल्स और लॉ हैं उससे रिलेटेड होता है जुडिशियल। एक प्रकार का ये एडजेक्टिव है। इसकी मैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताऊं तो एक प्रकार की विशेषता बताने वाली चीज़ें हैं। भाई लॉ और लॉ जो भी होते हैं कोर्ट के, वो किससे रिलेटेड होते हैं? जुडिशियल। जुडिशियस की भी मैं बात बताऊं तो जुडिशियस का मीनिंग होता है सोविंग गुड जजमेंट, जो कि जजमेंट
एक अच्छा जजमेंट को जो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियस। तो दो मीनिंग निकल गए। जुडिशियस भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन मीनिंग आर डिफरेंट। जुडिशियल का मीनिंग क्या होता है? जुडिशियल का मीनिंग आप मैं बता दूं कि रिलेटेड विथ अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि कोर्ट के लॉ से रिलेटेड है। और जुडिशियस का मीनिंग क्या होता है? जहां पे अच्छा जजमेंट को की बात हो, वो इसका मीनिंग ये होता है। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल की बात हो रही, तो एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना है। अब ये तो हो गई कोर्ट और कचहरी वाली बात, जुडिशियल और जुडिशियस। अब बचा क्रूशियल। तो यहाँ पे क्रिटिकल का मीनिंग बता रहा है कि जो भी आदमी और औरत रहते हैं पैसेज में, तो छुपे हुए रहते हैं और मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे होती है। तो क्रिटिकल का एक्चुअल मीनिंग होता है, उसके जो सिनोनिमस वर्ड में देखा जाए तो क्रूशियल होता है। क्या होता है उसका मीनिंग? तो क्रूशियल। ना ही एनालिटिकल वहाँ फिट बैठा, ना ही जुडिशियल और ना ही जुडिशियस। क्या फिट बैठा? क्रूशियल। तो इसके प्लेस में हम क्रिटिकल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रूशियल। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं और दूसरे पेपर में देखने मिलेगी, और कभी पूछ लेगा कि एनालिटिकल का मीनिंग क्या है, जुडिशियल का मीनिंग क्या है, जुडिशियस का मीनिंग क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ों को पढ़कर आप दूसरी चीज़ों आप एक चीज़ पढ़ ली और क्या कि वही चीज़ रिपीट हो जाएगी एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, आपको उसके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू डू स्टडी एक्स्ट्रा देन यू विल गेट मोर सक्सेस। अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आप ज़्यादा सक्सेस पालोगे, है ना, और जल्दी सक्सेस पालोगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्रीफर द रेडियो सेट, the good old box by beside, and here again the older and the larger radio set, the better for me. I do not like this new fangled transistor. वो ये बता रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ एक रेडियो सेट को, द गुड, और वो क्या है, एक बहुत पुराना है, एंड हियर अगेन द ओल्डर एंड द लार्जर द रेडियो सेट द बेटर फॉर मी। और ये जो ओल्डर और जो लार्जर द रेडियो सेट है द बेटर फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, बहुत अच्छे हैं। आई डू नॉट लाइक दिस न्यू फ्लैंगल्ड ट्रांजिस्टर। वो ये बता रहा है कि जो भी नए ट्रांजिस्टर आए हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं नहीं है। हम जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे फादर्स लोग हैं जो पुराने समय से रेडियो सुनते आ रहे हैं तो उनको पुराना रेडियो पसंद है सुनना, लेकिन अभी के जो नए ट्रांजिस्टर छोटे छोटे आते हैं वो उनको पसंद नहीं। एक बड़ा सा रेडियो उनके पास होना चाहिए जिसको वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही न्यू फ्रैंगल ट्रांजिस्टर की उनको जरूरत नहीं है। तो वर्ड अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि एक वर्ड है, अब वो वर्ड का मीनिंग पूछा है क्या, न्यू फ्रैंगल। तो मैंने अभी बताया न्यू फ्रैंगल मतलब नई जो चीज़ें आई हैं, न्यू फैशन में जो चीज़ें आई हैं उसको हम बोलते हैं न्यू फ्रैंगल। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन को टिक करना चाहेंगे तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप बता सकते हैं? वेरी कॉम्प्लेक्स क्या आप टिक करेंगे क्या? यहाँ पे न्यू फ्रैंगल का मतलब अभी अभी हाल ही में जो आई चीज़ें न्यू, तो ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी। रिसेंटली असेंबल्ड, अभी ही असेंबल्ड हुई, ये भी नहीं होगा। क्या कलरफुली डेकोरेटेड है क्या? है, लेकिन भाई वो न्यूली जो आई उसकी बात हो रही है। न्यूली केम इनटू फैशन, हाँ ये आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ बच्चों? न्यूली केम इनटू द फैशन। बहुत इजी वे में बताना है आपके, इजी में आपके 20 to 20 क्वेश्चन इजी वे में आ सकते हैं, बट आपको सही जगह से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आई ब्लैंक्स यू टू कीप क्वाइट। आई ब्लैंक्स यू टू कीप क्वाइट। अब कीप क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? शांत रहना। कीप क्वाइट का मीनिंग क्या कहता है? शांत रहना। कीप क्वाइट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शांत रहना। आई ब्लैंक्स यू मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे बोला टू कीप क्वाइट, क्या क्या कैसे रहो? शांत रहो। ऐसा हम इन जनरल कभी कभी टीचर बच्चों से बोलते हैं ना, आई सेड कीप क्वाइट, तो उसी का यहाँ पे मीनिंग है। अब यहाँ पे लेकिन अलग अलग चीज़ें बताइए। एक बैक फ्रॉम दिया है, बैक फॉर दिया है, बैग ऑफ दिया है और बैग। तो ये जो जितनी भी चीज़ें दिख रही है जो दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बनी है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। कोई भी दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर कोई एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो बैक फ्रॉम दिया है, बैक फॉर दिया है, बैग ऑफ दिया है। तो अब यहाँ से बेटर ऑप्शन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो बेटर ऑप्शन होगा, तो मैं बता दूं कि जो बैक फॉर का मीनिंग होता है, तो बैक फॉर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? किसी समथिंग चीज़ के लिए होता है। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू सी दैम फॉर मर्सी, इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि
बैग ऑफ का मतलब होता है, तो बैग ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आई बैग योर पार्डन अपन बोल सकते हैं ना, जैसे बैग की मैं बताता हूँ, दोस्तों आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बैक फ्रॉम पर, किस पे आ रहे हैं हम वापस, बैक फ्रॉम। अब बैक फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, किसी से भी क्या करना, निवेदन, पोलाइटली जो टॉक होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बैग फ्रॉम। पोलाइटली अगर किसी से टॉक आप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक फ्रॉम। क्या बोलते हैं बच्चों, बैक फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई ब्लैंक्स यू टू कीप क्वाइट, आप किसी से क्या करते हैं, शांत रहने के लिए निवेदन ही तो करते हैं। तो आई बेग फ्रॉम यू टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या टिक होगा बच्चों, यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन टिक होगा वो क्या होगा, बैग फ्रॉम। क्या होगा, बेग, आई बेग फ्रॉम यू टू कीप क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू ब्लैंक्स दैट यू लाइक द बुक, यू ब्लैंक्स दैट यू लाइक द बुक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्या है, ये कौन से टेंस में यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई क्या, लाइक, क्योंकि लाइक और क्या होता है उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या यूज़ होती है, लाइक्ड, ईडी लग जाता है, क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है। ठीक है, तो ये सारा ये जो मैं बता रहा हूँ, जो टेंस वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं जो टेंस के रिगार्डिंग बने हुए हैं, आप उनको आप वहाँ पे देख सकते हैं, और टेंस का भी आप डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंस भी पढ़ सकते हैं इजी वे में। इसके बाद हमारा वर्ब का वीडियो आएगा जिसमें आपको वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो अभी तो हम फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जनरली बता दूं कि जो लाइक्ड है अभी ये पास्ट टेंस में होगा, सेकंड फॉर्म। तो अब ये पास्ट टेंस में होगा, तो पास्ट की कहानी को बता रहा है। अब जब पास्ट में कोई चीज़ होगी तो पास्ट का ही पूरा सेंटेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, टेलिंग, दूसरा क्या है, टेल, तीसरा क्या है, सेइंग। अब ये तो आईएनजी वाली फॉर्म जितनी भी हो गई ये कंटिन्यूस में चले गई। अब ये कौन सा कंटिन्यूस है हमको नहीं पता। टेल क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि क्या है, सेकंड फॉर्म में, तो क्या है वो, सैड। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सैड, यू सैड दैट लाइक द बुक। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द गार्बेज वॉज ब्लैंक्स आउट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द गार्बेज वॉज ब्लैंक आउट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गार्बेज। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, वॉज, क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा है ना। अब यहाँ पे वॉज लिखा है, तो अब वॉज के बाद यहाँ पे थ्रो दिया है, थ्रीव दिया है, थ्रोन दिया है, और एक और चीज़ यहाँ पर दी होगी आपको ऑप्शन में, थ्रोविंग, है ना। अब यहाँ पे द गार्बेज की बात हो रही है, द गार्बेज। अब यहाँ पे क्या बना है, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बना है, सब्जेक्ट। अब जब कोई चीज़ सब्जेक्ट बन जाती है, अब ये एक प्रकार, अब ये जो गार्बेज कभी काम करता है क्या, नहीं, सब्जेक्ट हमेशा काम करता है। लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या, नहीं, गार्बेज कोई काम करेगा कि नहीं। अगर कोई किसी का नाम होता, क्या राहुल, सीमा, तो ये काम करते ना, करते कि नहीं कोई भी काम, जैसे राहुल वर्क्स ऑन द रोड, तो ये ठीक था। लेकिन और अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन गया, द गार्बेज। जो ये सब्जेक्ट बना है तो ये काम करेगा कि नहीं, तो ये काम नहीं करेगा, इस पर काम होगा, और जिस पर काम होता है वो पेसिव वाइज में होता है। और जितनी भी चीज़ें पेसिव वाइज में होती है वो थर्ड फॉर्म के साथ जाती है, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अब यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, वॉज। तो सारे जितने भी पेसिव फॉर्म होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म क्या है। तो थ्रो थर्ड फॉर्म नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब की। थ्रीव सेकेंड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और ये सेकेंड फॉर्म होती है। थ्रोन एक इकलौती ऐसी चीज़ें है क्या होती है जो थर्ड फॉर्म में आती है, क्या आती है, थर्ड फॉर्म में। और इसके अकॉर्डिंग द गार्बेज सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, और गार्बेज कभी वर्क नहीं करता, और सब्जेक्ट हमेशा वर्क करता है। लेकिन इस कंडीशन में गार्बेज यहाँ कोई वर्क नहीं कर रहा, तो ये पेसिव हो गया। पेसिव का मतलब होता है जो काम नहीं करता। तो उसके साथ फिर कैसे अपन उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि उसके साथ जो भी वर्ब यूज़ होगी, यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है तो इसके बाद आने वाली जितनी भी मेन वर्ब है वो क्या होगी, थर्ड फॉर्म में जाएगी। तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या है, थ्रोन। तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक्स द डोरबेल, ही ब्लैंक्स द डोरबेल। अगर आप किसी के घर में जाते हो, मान के चलो आप किसी के घर में जाओगे, तो इन जनरल आप क्या करते हो, रिंग द बेल करते हो ना, बेल को बजाने का काम करते हो। तो अब इस कंडीशन में आपने क्या कहा, ही ब्लैंक्स द डोरबेल, ही ब्लैंक्स द डोरबेल। अब
रेंग, अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए ना, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। मैं थोड़ा इसको ऑप्शन को आपको बता दूं कि इसका एक्चुअली में ऑप्शन क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, पुश। अब जब आप किसी के घर जाते हो तो क्या आप बेल को पुश करते हो, ही ब्लैंक्स द डोर बेल। अब यहाँ पे अगर ये पुश वाली कहानी अगर आप इसको यहाँ पे लोगे, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे पुश यूज़ करते हो, अगर आप बेल को दबाते हो, तो बेल को दबाते नहीं, हमेशा क्या करते हैं, बजाया जाता है ना, पुश नहीं करते, आप बेल को बजाते हो। तो अब यहाँ पर एक रिंग ऑप्शन है, एक रिंग ऑप्शन है, और मैं आपको थोड़ा बता दूं एक और ऑप्शन क्या दिया है इसमें, रिंगिंग। तो अभी देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पर एक ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, पुश नहीं हो सकता, क्योंकि हम पुश तो करते नहीं। रिंग और रिंगिंग, रिंगिंग की बात अगर होती है तो ये आईएनजी वाला फॉर्म है, और आईएनजी वाली फॉर्म में क्या लगता है, हमेशा इज लगता है पहले, या तो वॉज लगा सकते हो आप, या तो हैज़ बीन लगा सकते हो। इन देखो मैंने आपको बताया, अगर ईज रहता यहाँ पर, ही के बाद ईज रहता, ही के बाद वॉज रहता, और ही के बाद हैज़ बीन रहता, तो आप आईएनजी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो मेन वर्ब की। तो लेकिन अब इस कंडीशन में यहाँ पे ही के बाद ना इज दिया है, ना वॉज दिया है, ना हैज़ बीन दिया है, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म तो यूज़ हो गई नहीं, तो रिंगिंग तो हो गई नहीं। अब बात आती है रिंग की, तो रिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, ही सी इट, हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 प्लस एसीएस, क्या लगता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस, अगर सब्जेक्ट कैसा रहा, सिंगुलर, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। बट आप देख सकते हैं रिंग एक फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना था यहाँ पे, अगर रिंग्स होता तो यहाँ पे आंसर रिंग्स ठीक होता। तो अब यहाँ पे रिंग है, रिंग्स नहीं है, तो अब ये भी क्या हो गया, कट। अब मेरे पास क्या बचा, रेंग, तो यहाँ पे ही रेंग द, अब ये रेंग क्या है, सेकेंड फॉर्म है, रिंग रेंग रंग, तो रेंग सेकेंड फॉर्म है, तो ही रेंग द डोरबेल, उसने डोरबेल को बजाया। अब ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये पे यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, रेंग। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी वे में मैं बता रहा हूँ ना, आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जेल प्रहरी में। ब्लैंक्स यू लिव लॉन्ग, ब्लैंक्स यू लिव लॉन्ग, ये एक प्रकार का क्या है, कहावत है, एक प्रकार की प्रोवर्ब्स है, मतलब एक प्रकार की प्रोवर्ब्स नहीं, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि कोई अगर रिस्पेक्टेड आपका एल्डर है और अगर आप उसके पैर छूते हो तो आपको वो क्या कहता है कि आप सदा लंबी उम्र जियो, है ना, लंबी उम्र जियो, ये हमेशा इन जनरल बोला जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, आप बताओ क्या क्या बोल सकते हैं। क्या उसको कैन यू लिव लॉन्ग बोलते हैं, मस्ट यू लिव लॉन्ग बोलते हैं, विल यू लिव लॉन्ग बोलते हैं, या कि मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं। तो आपको तो पता होगा क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मे यू लिव लॉन्ग, क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। और मे का मीनिंग क्या होता है बेटा, मे का मीनिंग, मे को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस हो, जहाँ पर क्या हो, संभावनाएं हो, संभावना के सेंस में हम क्या कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़। और मैं बता दूं, जैसे आप क्लास में इंटर होना चाहते हो तो आप अपनी मैम से क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन। तो जहाँ पर आप किसी चीज़ के आस्क करने के लिए पूछते हो, मतलब किसी चीज़ के लिए आस्क करते हो और वहाँ वो परमिशन होगी, भाई मे आई कम इन का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार का परमिशन। अब वो परमिशन मिल भी सकती है आपको मैडम के द्वारा और नहीं भी मिल सकती। अब जब आपको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, तो इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि ये एक प्रकार का क्या बताती है, पॉसिबिलिटी में, हमेशा पॉसिबिलिटी के यूज होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ओके नाउ द मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आई विश आई ब्लैंक्स चेंज माई फेट, यहाँ पे क्या लिखा है, आई विश का मीनिंग्स क्या होता है, आज, मतलब मेरी चाह होती कि आई ब्लैंक्स चेंज माई फेट, कि मैं अपना जो भी फेट है, जो भी मोटापा है, उसको चेंज कर सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, ये सारी चीज़ें होती। तो जहाँ अब ये एबिलिटी की बात है, अगर आप एबल होते तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फेट को चेंज कर सकते हैं, ये एबिलिटी का। और जहाँ भी एबिलिटी का सेंस होता है ना, तो हम इन जनरल वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो हम इन जनरल वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन का यूज़ करते हैं। जहाँ भी एबिलिटी की बात होती है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। अब यहाँ पे लेकिन कैन आपको दिख रहा है कि नहीं, तो कैन जब नहीं दिखता तो अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही, कुड, और ये जो कैन है, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड हमेशा क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आई विश आई ब्लैंक्स चेंज माई फेट, मैं अपने फेट को चेंज कर सकता।
है ना। तो ये इस कंडीशन में आप यहाँ आप क्या यूज़ करोगे, एबिलिटी की बात हो रही इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, कुड का यूज़ करोगे। ठीक है, मे का यूज़ तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मे बी का यूज़ कहाँ करते हैं, पॉसिबल जहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। विल का यूज़ हम फ्यूचर की कंडीशन को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और वुड हमेशा विल का पास्ट फॉर्म होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स यू ऑलवेज इंटरप्ट मी, मतलब तुम हमेशा मुझे क्या करते हो, इंटरप्ट करते हो, मेरी हर बात में क्या करते हो, इंटरप्ट करते हो। तो क्या आप यहाँ पे यूज़ करना पसंद करेंगे, क्या आप यहाँ पे माइट लगाएंगे। मे बी का यूज़ क्या करते हैं, मे बी का यूज़ हम कहाँ करते हैं बेटा, मे बी क्या होता है, संभावना बताने की, पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है। और माइट का यूज़ क्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, चाहिए, होना ही चाहिए ऐसा। मस्ट का देखो, मस्ट का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, मस्ट का मतलब वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि होना ही चाहिए। भाई माइट का भी मीनिंग चाहिए ही होता है, शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं कि नहीं हमको ये करना ही है ना। तो करना ही है वाले सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, इस टाइप से जो चीज़ें होती है वो मस्ट होता है। अब यहाँ क्या दे रहा है, मस्ट यू ऑलवेज इंटरप्ट मी, क्या तुम्हें, मतलब अब यहाँ पे ये है एक प्रकार का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंस है, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ पे मस्ट क्यों यूज़ होगा, क्योंकि मस्ट ये चाहिए का सेंस है, तो मस्ट यू ऑलवेज इंटरप्ट मी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मतलब तुम्हें मुझे, मतलब तुम्हें इंटरप्ट करना चाहिए मुझे, अगर तुम मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे तो मैं चीज़ों को कैसे समझ पाऊंगा, मैं अपनी चीज़ों को करेक्ट कैसे कर पाऊंगा। तो ये सेंस बोलना चाह रहा है वहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि आई डो नॉट नो ब्लैंक्स यू आर थिंकिंग, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, है ना, ये मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो और कहाँ सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। तो ये सेंस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई डो नॉट नो ब्लैंक्स यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो, मैं नहीं जानता तुम सोच रहे हो। अब यहाँ पर क्या सेंस आएगा बेटा, यहाँ पे जो सेंस आएगा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, तो इस सेंस में अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे वेयर तो यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात नहीं हो रही, तो ये यूज़ नहीं होगा। वाइल मतलब उस दौरान, ये भी बात नहीं हो रही। एज मतलब जैसे इसकी भी बात नहीं हो रही। वॉट का यहाँ सेंस आ रहा है, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर थिंकिंग, क्या यूज़ होगा बेटा, वॉट। आप यहाँ पे आपने कभी देखा होगा ना, वॉट क्या होता है, इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर अब ये बीच में आ गया ना वॉट, और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है कि वॉट में कैसे यूज़ करूँ। तो वॉट का यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ करते हैं, जो कि कंजंक्शन की तरह होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आई डो नॉट नो एक ही एक सेंटेंस हो गया, यू आर थिंकिंग दूसरा सेंटेंस हो गया, अब इन दोनों को जोड़ कौन दिया, व्हाट। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज गोइंग टू गो ब्लैंक्स नो बडी इज गोइंग टू फाइंड हर। अब ये मीनिंग क्या होता है, सी इज गोइंग टू, कहीं ना कहीं तो आप जाओगे, नो बडी इज गोइंग टू फाइंड हर, आप वो वहां जा रही है जहां पे कोई नहीं जाना चाह रहा। अब यहाँ पे सेंस आ रहा है किसी स्थान का, प्लेस का सेंस आ रहा है, और जहां पर कोई नहीं जाना चाह रहा। अब ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस है। यहाँ पे व्हाट का यूज क्या के सेंस में हम नहीं कर सकते, है ना, वैन नो बडी इज गोइंग टू। अब यहाँ पे वैन का, यहाँ पे वैन टाइमिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देयर और वेयर की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर जो सेंस आएगा वो यहाँ पे क्या, सी इज गोइंग टू गो ब्लैंक्स नो बडी इज गोइंग टू, जहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है जहाँ की सेंस आ रही, किसका, जहाँ या कहाँ का जो सेंस आता है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। सी इज गोइंग टू गो वेयर नो बडी इज गोइंग टू फाइंड हर, वो वहाँ जाना चाह रही है जहाँ पर कोई उसे ढूंढना चाहे। तो इस प्रकार से वेयर का प्लेस के लिए, प्लेस के सेंस में क्या यूज़ होगा, वेयर, और वेन का यूज़ किसी रीज़न के लिए, टाइम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पुलिस डू नॉट नो ब्लैंक्स द एक्सीडेंट हैपन। पुलिस नहीं जान पाती है क्या, द एक्सीडेंट हैपन, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ, अब इसकी बात हो रही कि एक्सीडेंट मतलब द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट हुआ। तो अब यहाँ पर क्या, अब एक्सीडेंट किसी टाइमिंग पर होगा ना, होगा भी तो किसी टाइमिंग पर होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी टाइमिंग का सेंस होता है वहाँ पर हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्या व्हाट यूज़ करते हैं, क्या नहीं, क्या यूज़ करते हैं, वैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वैन। द पुलिस डू नॉट नो, पुलिस नहीं जान पाती है
क्या नहीं जानी, पुलिस नहीं जानती है कि ब्लैंक्स द एक्सीडेंट हैपन, मतलब एक्सीडेंट कब होता है, कब हुआ था, क्या पुलिस जान पाती है क्या, नहीं, है ना। तो वो टाइमिंग का सेंस होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे हैव नेवर बीन पुअर ब्लैंक्स दे ओपन द शॉप, दे हैव नेवर बीन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पे टेंस का खेल है, हैव आ गया, हैव परफेक्ट की कहानी हो गई, हैव हमेशा किसकी कहानी होती, परफेक्ट, जो चीज़ परफेक्ट होती है, मैंने बताया था ना। नेवर बीन, अब यहाँ पे बीन भी आ गया, तो इस सेंस में क्या होता है, ये टाइमिंग का, परफेक्ट मतलब किसी टाइमिंग को बताते हैं, और जो चीज़ परफेक्ट हो जाती है टाइमिंग को बताती है, वहाँ पर क्या यूज़ होता है, मैंने थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन बताया था, क्या यूज़ होता है, सिंस का हम यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम हमेशा जहाँ भी हैज़ है वो आपको दिखाई दे, जहाँ पर भी आपको हैज़ दिखाई दे चाहे हैव दिखाई दे, तो उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, सिंस का यूज़ कर सकते हो आप। किसका यूज़ कर सकते हो, सिंस। तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर सिंस का यूज़ करोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ को समझ पाना बहुत आसान है। अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आप ईजी वे में सारी चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आते हैं क्या, मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल ब्लैंक्स हर फादर वांटेड हर टू। अभी देखो, बिकॉज ऑफ, ऑल बिकॉज, जस्ट बिकॉज, इन चीज़ों को हमने यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा है मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल। अब यहाँ पे लिखा है वेंट, वेंट क्या सेकंड फॉर्म, वेना, मोना गई कहाँ पे, एक डांसिंग स्कूल। हर फादर वांटेड टू, क्योंकि उसके फादर क्या कर चाहते थे कि वह किसी डांसिंग स्कूल में जाए। तो अब उसके फादर चाह रहे हैं ना, वो क्यों गई वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसके फादर चाहते थे। अब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, सिर्फ इसलिए, क्या आ रहा है बेटा, सेंस सिर्फ इसलिए। और सिर्फ इसलिए का जो मीनिंग होता है बेटा, उसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट बिकॉज। क्या होता है, जस्ट बिकॉज। तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, जस्ट बिकॉज। मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल ब्लैंक्स हर फादर वांटेड हर टू, तो उसके फादर चाहते थे इसलिए वो वहाँ पर गई। तो इसका सेंस क्या हो गया, सिर्फ इसलिए का सेंस। फिर से मैं बता दूँ, सिर्फ इसलिए का सेंस क्या होता है बेटा, जस्ट बिकॉज, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कि द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस। जैसे ही रॉबर्स मतलब चोर ब्रोक इनटू द हाउस, घर में घुसे, ब्लैंक्स द फैमिली वाज अवे ऑन वेकेशन, मतलब जब फैमिली कहाँ गई थी, वेकेशन, छुट्टियों पर गई थी, तभी उसी टाइम क्या हुआ, रॉबर्स घर में घुस गए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक एग्जाम्पल वाइल का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि आई ईट ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट वाइल वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी देखते देखते मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें वही हो रही, जब वो कहाँ गए, जब वो कहाँ पर चले गए, वेकेशन पे, तब किसका आना हुआ, चोरों का आना हुआ, तब वो घर में घुस गए। तो साथों साथ जो चीज़ें चलती हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करते हो बेटा, वाइल यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, वाइल। तो इस कंडीशन में भी आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, वाइल। तो इस प्रकार से हमने आज प्रीवियस ईयर जो जेल प्रहरी में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उसके 20 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया इस सीट के। अब नेक्स्ट 20 जो क्वेश्चन है हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया इंग्लिश प्रीवियस ईयर जेल प्रहरी का वीडियो को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतने अच्छे से मैं वीडियो और बनाने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं पूरी अपने एफर्ट लगाता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।